Dear student, today we are going to start history chapter 4, that is what about books and our burials. That is क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें. So in this chapter we discuss about our the past source that we know about our past, and that is one of the most important source, that is our ancient books. सो इसमें हम लोग बच्चों पढ़ेंगे जो हमारा बहुत सारे, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखा था कि इतिहास को जानने का बहुत सारे हमारे जो इतिहासकारों के पास जो सोर्स है, वह जो हमें प्राचीन काल में जो चीज़ मिली है, ठीक है, उससे इसके द्वारा पता लगाया जाता है. तो उसमें सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हम लोगों ने पिछले अध्याय में तो जो पांडुलिपि और अभिलेख के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था. सो इन इस चैप्टर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे जो बहुत सारे जो हमारे जो लिखित जो सोर्स है, जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जो किताबें मिली है, जो पुस्तकें मिली है, उसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि हमारे एंशंट इंडिया, जो प्राचीन भारत है, वो कैसा था. तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्राचीन जो है ग्रंथों के बारे में. सो इंडिया जो दुनिया जो भारत में जो बहुत सारे ग्रंथ मिले हैं, जो बुक्स मिली है, वह मतलब वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट बुक्स में से एक माना जाता है. ठीक है, इसमें यह है हमारा वेद. तो ये वेद आप लोग बच्चों याद रखोगे, वेद जो है भारत का सबसे ओल्डेस्ट बुक है, सबसे पुरानी किताब है, पुरानी पुस्तक है. ठीक है, ओल्डेस्ट बुक दैट इज वेद. ठीक है, तो ऐसे वेद, 4 वेद लिखे गए. देयर आर 4 वेद. ये 4 वेद थे जिसका नाम है, आप लोग याद रखेंगे. पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, थर्ड यजुर्वेद एंड फोर्थ अथर्ववेद. और इनमें से सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद. ठीक है, जो सबसे पहले लिखा गया, इसलिए इसको सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है. और ये लिखे गए थे लगभग आज से 3500 ईयर्स बिफोर. ठीक है, और ये वेद में जो लिखे गए हैं वो क्या है, तो इनमें बहुत प्रार्थनाएं लिखी गई है ना, प्रार्थनाएं, प्रेयर्स जो आप है ना करते हो. तो जो उसको क्या कहा गया, सुक्त कहा गया है ना. सुक्त इट मीन्स जो अच्छी तरह से बोला गया है ना. प्रार्थना को वैसे हम लोग अच्छी तरह से बोलते हैं, तो सुक्त का मतलब होता है जिसको हम अच्छी तरह से बोलते हैं. और ये जितनी प्रार्थनाएं लिखी गई है वेदों में, वह देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए. तो कौन कौन से देवता है जिनके बारे में लिखा गया है, ठीक है, तो ये 3 देवता आप याद रखेंगे. दे आर 3 गॉड, दैट इज अग्नि, इंद्र एंड सोम. तो ये ऋग्वेद में 3 देवताओं का वर्णन किया गया है. इसमें अग्नि आग के देवता थे, इंद्र युद्ध के देवता थे, और सोम एक पौधा है जिसका एक खास पेय बनाया जाता था. तो सोम नामक पौधे की भी पूजा की जाती थी, जिसका वर्णन वेदों में मिला है. तो ये जितने भी वैदिक प्रार्थनाएं जो मिले हैं वेदों में, ये लिखने वाले कौन थे, किसने लिखा, तो ये रचना ऋषियों ने की थी. और ऐसा कोई ऋषि का नाम नहीं है पर्टिकुलर, बट ये ऋषियों ने किया था. और ये जो ऋषि लोग, जो वेद ही जो थे, यही जो है पढ़ने का, विद्या अध्ययन का स्रोत था. और जो लिखने वाले जो आचार्य गुरु होते थे, वह विद्यार्थियों को यही वेद को पाठ पढ़ाया करते थे. ठीक है, तो उनके कोर्स में क्या होता था, वेद को पढ़ाया जाता था स्टूडेंट्स को. और वो लोग जैसे अक्षर, शब्द, वाक्य को बांट कर जो उनको याद करवाते थे. कंठस्थ मतलब उनको याद करवाया जाता था. और ये भी वर्णन है कि जितने सूक्त को लिखा गया, ठीक है, लिखने वाले, सीखने वाले और सिखाने वाले, ऑल आर मोस्टली मेंबर्स. ठीक है, मेल मेंबर्स. वो लोग कौन होते थे, पुरुष होते थे. ठीक है, जो ये वेद लिखते थे, सुनते थे और सिखाते थे. वैसे इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ महिलाओं ने भी वेद लिखा था, कुछ प्रार्थना लिखी थी, जिसमें कुछ महिलाओं के भी नाम है, जो मैत्रेयी थी. ठीक है, ये आप मैत्रेयी थी, लोपामुद्रा, ठीक है, और एक गार्गी. दीज आर द वेरी दीज लेडीज, जो वीमेंस थी, काफ़ी विद्वान थी. ठीक है, और ये स्त्री जो है महिला थी, जिन्होंने इन्होंने पढ़ा था, और इन्होंने भी वेद की रचना की थी. इनका भी योगदान माना जाता है. ठीक है, कुछ प्रार्थना इन्होंने लिखा था. तो ये आप देखोगे तो ये जो वेद जो थे, जितने लिखे गए, ये किस भाषा में लिखे गए, तो उस समय वैदिक काल में जो भाषा थी, वह कैसी भाषा थी, तो संस्कृत भाषा थी. तो जितने भी वेद लिखे गए वो सब जो है लिखा गया संस्कृत भाषा में लिखा गया था. तो वैदिक काल की भाषा क्या कहलाती है, वैदिक संस्कृत. जो थोड़ा सा आज के संस्कृत जो आप हम लोग पढ़ते हैं ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है. उस समय वो बहुत ज़्यादा कठिन हुआ करता था.
और संस्कृत के अलावा भी भारत में बहुत सारी भाषाएं भी हैं, ठीक है, जो हमारे इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज का हिस्सा है। और भारत में कई भाषाएं बोली आप जानते हो, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, ठीक है, ये सब भाषा है। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जैसी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, जो हमारे भारतीय परिवार का भी हिस्सा है। क्योंकि वो इसलिए हिस्सा बन गए क्योंकि बहुत सारे आप पढ़ोगे आगे के चैप्टर्स में, 6, 7, 8 में, कि बहुत सारे ऐसे इन देशों से भी हमारे देश में बहुत सारे लोग आए, और इसकी वजह से ये उनकी भाषा हमारे भारतीय परिवार में जुड़ गई। तो ये हमारी भाषा जो है आज उनको भी हम लोग आज जानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह अंग्रेजी है ना, जो हमारे अंग्रेजी हमारी भाषा अंग बन गई। तो हमारे इंडियन उप कॉन्टिनेंट में बहुत सारे भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है। जैसे पूर्वोत्तर प्रदेश में आप देखोगे तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये कौन सी भाषा है? द्रविड़ भाषा परिवार की। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में जो भाषाएं बोली जाती है ना, वो कौन सी है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो आप देख सकते हैं कहाँ, मतलब इनके भाषाओं के सोर्स है ना, कई डिफरेंट एरिया के हैं, अलग अलग है। तो ऐसे करके लगभग आज भारत में लगभग 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषाई विविधताएं हमारे देश में बहुत ज़्यादा दिखती है, ठीक है। अब हम ये जो आपने देखा, जो आज आप बुक्स पढ़ते हो बच्चों, ठीक है, किताब पढ़ते हो, तो वो सब क्या होता है? लिखा होता है, वो सब अपडेटेड होता है। लेकिन ऋग्वेद में क्या होता था? ऋग्वेद का लिखा नहीं जाता था, नहीं इनकी कोई दूसरी नकल बनाई जाती थी, इनका उच्चारण होता था और इनको सुने जाते थे, है ना, कि पढ़ा जाता था। तो इनको सुन सुन कर लोग जो है याद कर लेते थे। तो इसकी रचना के कई सदियों बाद इसको पहली बार फिर से लिखा गया था, और छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। तो ये वेद जो है, इतिहासकार जो होते हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं और बहुत सारी चीज़ों के अतीत के बारे में जो है वो क्या जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो लेकिन भौतिक अवशेष, क्योंकि आपने हमारे पास जो इतिहास जानने का स्रोत है, एक तो भौतिक अवशेष है, इसके अलावा हम लोग बहुत सारे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। तो चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो ऋग्वेद में जो बहुत सारे जो सुख प्रार्थनाएं हैं, वो पता है वार्तालाप के रूप में। वार्तालाप मतलब जो कन्वर्सेशन, जो बातचीत हम लोग करते हैं ना, वह उस मेथड में है, बातचीत के द्वारा। इसमें आप देखोगे ये विश्वामित्र, इसमें आपकी बुक्स में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक वेद का, जिसमें विश्वामित्र नामक जो ऋषि है, वह देवियों के रूप में पूजित दो नदियां है ना, व्यास और सतलुज के बीच में एक संवाद का एक जो है वह सूत्र जो है वह इसमें अंश दिया हुआ है। तो ऋग्वेद की यहाँ पे पांडुलिपि का एक पन्ना जो है आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये ऋग्वेद का एक क्षेत्र है। इसमें भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी, और लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने का इसका उपयोग किया गया था, ठीक है? और बाद में इसको फिर अंग्रेजी में इनको ट्रांसलेट किया गया था। और आज ये वेद पता है कहाँ है? महाराष्ट्र के पुस्तकालय में यह सुरक्षित रखा गया है। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें आप पढ़ लेना विश्वामित्र और नदियों के बारे में कैसे बातचीत हो रही है। इट्स फॉर यू, ये आपको पढ़ना है, इसको मैंने कहा भी था, ठीक है। पढ़कर आप इसके कुछ जो क्वेश्चंस है वो आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। 5 नदियों की सूची बनाओ जिसका नाम ऋग्वेद में नहीं है, तो इट्स फॉर यू जो आपको करना है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में जो और क्या लिखा, प्रार्थना किसके बारे में है? तो एक है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मवेशी, घोड़े और रथ, ठीक है। तो इसमें जो ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी गई है, वह मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए, खासकर पुत्रों, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं रची गई हैं। तो प्रार्थना, ये प्रार्थना जो भी हम लोग भी बच्चों जो बोलते हैं, तो हमारे पास जो हम जो इससे इच्छा करते हैं, हमें हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हमारी मन्नत पूरी हो जाए, ठीक है, तो इसलिए प्रार्थनाएं लिखी जाती, बोली जाती है। तो ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं जो लिखी गई है, इनको मन्नत मानने के लिए, है ना, बच्चों के लिए, खासकर बेटों के लिए, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए। तो घोड़ों को क्योंकि घोड़े से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पशु हुआ करते थे, क्योंकि युद्ध में इनका काम होता था, साथ ही रथ खींचने में काम होता था, है ना, आवागमन में, आने जाने में, है ना, घोड़े ही सबसे महत्वपूर्ण जानवर हुआ करते थे। और कई बार जो है जब युद्ध होता था, तो युद्ध में जीतने वाले जो होते थे ना, वो लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाते थे। तो उसमें मवेशी जीत कर लाना, घोड़े लाना, ये बहुत बड़ा उनके लिए संपत्ति हुआ करती थी।
तो लड़ाई युद्ध होने के बहुत सारे कारण थे, है ना। पहले कारण था कि जमीन के लिए युद्ध होता था, ठीक है। साथ ही कभी चारागाह के लिए, क्योंकि पशु ज़्यादा होते थे तो चारागाह के लिए युद्ध होता था, जमीन के लिए होता था, ठीक है। कभी कभी जो है फसल वाली जो उपजाऊ जमीन के लिए होता था, क्योंकि फसल है ना भी चाहिए खाने के लिए। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए होती थी, ठीक है। या कभी कभी लोगों को बंदी बनाने के लिए, है ना, सेवक नौकर के लिए भी जो है युद्ध हुआ करता था। तो ये सारे कारण थे जो जिसके लिए लोग लड़ते थे, और जीतने वाली ये सब चीज़ें जो है अपना अपने कब्जे में कर लेते थे। तो जो युद्ध का जो धन मिलता था, जो पैसे लूट कर वो लाते थे, ठीक है, उस धन का वो लोग अरे बंटवारा भी करते थे। तो धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, और बाकी जो पैसे बचते थे वो लोग उनको कुछ आम लोग बांट देते थे। और कुछ पैसे वो लोग धन यज्ञ करने के लिए रखते थे। यज्ञ जो यज्ञ हवन जो की जाती थी पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन लोग का रिचुअल होता था, फंक्शन होता था यज्ञ करना। हर पूजा पाठ जो समारोह होते थे उसमें वो लोग यज्ञ किया करते थे। तो यज्ञ की आग में वो लोग आहुति है ना देते थे, और ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी, है ना, घी से, अनाज से, और कभी कभी जानवरों की आहुति देते थे। तो इसमें जो युद्ध होता था, युद्ध में भाग लेने वाले कौन होते थे? ज़्यादातर पुरुष लोग ही युद्ध में भाग लेते थे, और इनकी कोई सेना स्थायी होती थी नहीं। सभी मिलजुल करके जो है आपस में जब लड़ाई होना होता था तो सब लोग मिल करके युद्ध करते थे, और अक्सर वो लोग मिलते जुलते थे, और युद्ध व शांति के विषय में भी सलाह मशवरा किया करते थे। और इनमें से कई ऐसे लोग थे जो सरदार अपने चुनते थे, जो बहुत बहादुर और कुशल योद्धा होता था। तो हम देख रहे हैं इस समय क्या था, वैदिक काल में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी, कोई ऐसा राजा नहीं था, ठीक है। ये लोग अपने में से ही जो बहुत जो कुशल होता था, बहादुर, और जो कुशल योद्धा होता था, उसको वो लोग राजा या सरदार चुन लेते थे। तो आप देखोगे इस समय ऐसी कोई बात नहीं थी। बहुत सारे ऐसे जो लोग थे उसे हम देखते हैं कि बाद में लोगों का वर्गीकरण जो किया गया कि कौन क्या काम करता है ना, जो क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो लोगों का वर्गीकरण जो है काम के आधार पे किए गए, भाषा के अधिकार पे, परिवार या समुदाय के आधार पे, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पे किया जाता रहा। कौन क्या काम करता है, कौन कौन सी भाषा बोलता है, किस परिवार का है, कौन कौन कहाँ रहता है, उसकी परंपरा कैसी है, इस आधार पे लोग पहले बांटते थे लोगों को। तो ऋग्वेद में हम देखते हैं ऐसे कई विशेषता बताने वाले शब्द हैं, इससे पता चलता है कि कैसे इन लोगों का जो है लोगों को भी क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई मतलब उनको भी बांटा गया, और बांटा किस आधार पे गया था? तो काम के आधार पे। देखो, तो ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पे किया गया, जिनमें आप देखोगे पुरोहित, जिन्हें है ना ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो ये ब्राह्मण और पुरोहित लोग क्या करते थे? ये लोग तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और दूसरे लोग कौन थे? राजा। राजा जो बहादुर थे, सरदार थे, कुशल थे, जो मैंने बताया था ना योद्धा होते थे, वो राजा होते थे। तो ऐसा राजा पहले, राजा वैसा नहीं था, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये मतलब ना जो राजा उससे होते थे, ऐसा नहीं कि उनके पास बहुत बड़े महल होता था, राजधानी होती थी, इनके पास सेना भी नहीं होती थी, ना ही ये कर वसूलते थे। तो ये राजा इसलिए थे क्योंकि इनके राजा जो है बहुत बड़े क्या थे, बहादुर थे और योद्धा थे। तो लोग इनको राजा बना देते थे, और ये सबके हेड हो जाते थे ना, मुखिया जैसे, सरदार जैसे। और उनमें उनको उस समय वैदिक काल में ऐसे कोई बहुत बड़े राजा का नहीं प्रमाण मिला है कि उनका बहुत महल में हो, बहुत बड़ा महल हो, या उनकी कोई कैपिटल हो, या उनका बहुत बड़ी सेना हो, है ना। और प्रायः जब राजा या सब कोई मर जाता था तो उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, है ना, ये भी नहीं था। मतलब वो देख रही उसमें राजतंत्र जैसी परंपरा भी नहीं थी। जो राजा बनते थे वो किस आधार पे? लोग चुनते थे, है ना, कि कौन कुशल है। तो चुनाव होता था, इलेक्शन। अब देखो जैसे आज भी है ना, लोग चुनते हैं। तो उस समय भी परंपरा थी कि शासक अपने आप से कोई नहीं बनता था, लोग ही उनका जो है चुनाव करते थे। अब आगे देखो नेक्स्ट पेज पे क्या है। तो उससे राजा जो है आप देखोगे करते क्या थे। तो राजा लोगों की देखभाल करते थे, युद्ध करते थे, युद्ध से पैसा जो है वो धन लाते थे, मवेशी लाते थे, घोड़े लाते थे, नौकर भी लाते थे, लोग बंदी बना के लाते थे। और इस प्रकार जो है उससे अपने राज्य में इनका जो है इससे वो जो है अपना वो कल्याण करते थे, और विकास के काम किया जाता था उस पैसे से। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी जो है जो था वो कौन है? जनता। तो जनता जो होता था वो बाकी लोग जो पूरे समुदाय के लिए होते थे। तो एक तो जन जिसका प्रयोग आज जानते हो हिंदी और भाषा में आज ही होता है, जन, है ना, मतलब जनता।
पीपल, ठीक है, लोग, आम लोग जो होते हैं, ठीक है, उसको पीपल कहते हैं। और दूसरा भाग था वैश्य, विश्व, ठीक है, जो वैश्य से निकला, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तार से। तो ऋग्वेद में क्या है, जो वर्णन है, विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश्व भारत जन या विश्व यदु जन ऐसे कोई है ना, कई ऐसे उल्लेख मिलते हैं इसके बारे में। तो ये सब कुछ शब्द है ऋग्वेद में आए हैं। तो आप देखो जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे खुद भी कभी अपने आप को आर्य कहते थे, और मतलब ये अपने आप को क्या कहते थे, आर्य, जो प्रार्थना रचने वाले थे। और जो उनके विरोधी थे उनको वे क्या कहते थे, दास या दस्यु। तो अभी हम लोगों ने देखा तो दो आए, एक एक हुए आर्य, ठीक है, जो प्रार्थनाओं की रचना करने वाले थे, और जो विरोधी थे, जो उनके दुश्मन थे, वो उनको दास कहते थे। तो दस्यु वो लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, और भी शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में ही दास स्त्रीलिंग दासी बन गया, दास का स्त्रीलिंग दासी हो गया। और इसका तो मतलब क्या हो गया, दस्यु का मतलब हो गया गुलाम, है ना, दस्यु से हो गया दास, और दास को ही बाद में क्या कहा गया, गुलाम, नौकर, ठीक है, ऐसे करके उनको नाम हो गया। तो इस दास में इसका मतलब है कि दास जो होते थे बहुत ही ये नीचे वाले लोग होते थे, ठीक है, नीचे की कैटेगरी वाले। तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। और अक्सर दास उनके लिए होता था जो युद्ध में उनको बंदी बना के लाया जाता था। और बाद में जब उनको मालिक की है ना, जो बंदी बना के लाता था, जो मालिक होता था, वो मालिक की प्रॉपर्टी होते थे, जायदाद होते थे। जो भी काम मालिक चाहते थे वो उनसे करना होता था, क्योंकि उनको वो बंदी बना के लाए थे तो वो उनके नौकर हो जाते थे, ठीक है। तो उनको वो सारे काम करना पड़ता था जो मालिक कहते थे। तो एक नया मतलब इसमें आप देखोगे कैसे कैटेगराइज हुए थे वो। एक ब्राह्मण पुरोहित हो गए, फिर दूसरे राजा हो गए, फिर विश्व जन आम लोग हो गए, और बाद में जो सबसे नीचे जो काम करने वाले जो बहुत ही कमजोर सेक्शन था, ठीक है, वो थे गुलाम, जो दस्यु दास। तो आप देखोगे इस युग में उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। और उसी समय दूसरी जगहों पर हम देखेंगे एक अलग तरह का विकास हो रहा था। तो वहाँ क्या हो रहा था, है ना, एट द सेम टाइम इन द अदर एरियाज ऑफ द इंडिया, व्हाट क्या 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 घटनाएं घट रही थी और क्या हो रहा था, तो हमें आगे हमें उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखो खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। तो इसके में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो साइलेंट स्टाइल है, स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, ना मेगालिथ्स, जिसको मेगालिथ मतलब यह महापाषाण क्या होता है, महापाषाण का होता है महा मतलब ग्रेट, ठीक है, बड़ा। और पाषाण मीन्स क्या होते हैं, पत्थर, ठीक है। सब पढ़ के आओ ना, स्टोन, जो बड़े बड़े जो पाषाण बड़े पत्थर होते थे ना, उसको महापाषाण कहा गया। तो देखिए आखिर महापाषाण क्या है। तो ये जो बड़े बड़े शिलाखंड, जो पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, वहाँ बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते थे। और ये जो बड़े बड़े जो पत्थर थे, ठीक है, इनका जो मिला है बहुत पुरातत्वविदों को, ये पत्थर जो मिले हैं ये दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा बड़े अच्छे से डेकोरेटिव वे में लगाए गए थे। और ये क्या था, महापाषाण कब्र, ठीक है। कब्र बनाने की प्रथा लगभग आज से 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और ये जो रिचुअल्स था, जो कस्टम था, कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला था, तो दक्कन है, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड कश्मीर में ये ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस्ड थी। तो इस भाग में क्योंकि इन्हीं एरिया में ज़्यादा मिले हैं इस प्रकार के महापाषाण, है ना, महापाषाण, या इसको आप कह सकते हो जो कब्र के ऊपर जो लगा पत्थर रखे जाते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर, वो है ना कब्र के लिए इस्तेमाल होता था। तो कुछ महापाषाण का चित्र दिया है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते चलते हैं क्या दिए गए हैं। आप देखिए इसको, ठीक है, दिस पिक्चर यू कैन सी दैट, कि पुरातत्वविदों को ऐसे बहुत तरह के मिले हैं, है ना, बड़े बड़े पत्थर, देख रहे हो, ये बड़े बड़े पत्थर कितने अच्छे से सजाए गए, ठीक है, बड़े करीने से। और इसमें आप देखोगे कई बार तो अकेला पत्थर भी मिला है, और कई बार ऐसे पत्थर सजाए गए करीनों से, ठीक है। और बीच में ताबूत ऐसे मिले हैं जिसमें क्या रखा होता था, कब्र, जो आदमी जब मर जाता था ना कोई, तो उसको यहाँ पे कब्र को रखा जाता था। तो जमीन के नीचे ऐसे मिले हैं जो दर्शाती है कि ऐसे कब्र जो है वो लोग बनाते होंगे जमीन के अंदर, फिर बाद में इसको है ना पत्थर से ढक दिया जाता होगा, और जो है इसको शिलाखंड। तो ऐसे प्रकार तो इन कब्रों में क्या हुआ कि और इसमें ये लोग क्या करते थे, कभी कभी जो है वो एक पोर्टहोल्स भी बनाते थे। अब देखोगे यहाँ पे इस तरह के महापाषाण को ताबूत कहा जाता है, सिस्ट, यहाँ दिखाया गया सिस्ट में कोट है ना, कोट आप देखोगे होल होता था, बड़ा सा सुराग,
जो शायद पत्थरों को बने कमरे में जाने का रास्ता था। तो उसे जाने से जो है वो बने होते थे, लोग दूसरे कमरे में जाने का रास्ता भी है। तो अंदर अंदर जो है कई कमरों को भी है ना दफनाया जाता था। तो ये जितने कम मिले हैं इनमें कुछ सिमिलरिटी मिलती है, समानताएं हैं। और समानता क्या मिला है कि जो डेड बॉडीज है ना, उसके पास खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों को साथ दफनाया जाता था। मतलब जितने भी मिले हैं मृतक है ना डेड बॉडी, उसके साथ क्या मिला है, मतलब उनके साथ मिला है पॉट, जो अर्दन पॉट होते हैं, पॉट्स, बर्तन। ठीक है, ये काले और लाल रंग के बर्तन जो है ब्लैक एंड रेड वियर, ये रंग किस कलर का होता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन किस के नाम से जाना जाता है। तो हर कब्र के साथ जो है काले लाल मिट्टी के बर्तन जो है वो पाए गए हैं। और इनके साथ और क्या मिला है, तो लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल है ना, सामान तथा पत्थर, सोने के गहने मिले। तो इस प्रकार ये अनुमान लगाया जाता है कि लोग है ना जब कोई मर जाता था तो मरने के बाद उसके है ना जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे उन सब चीज़ों को भी उनके साथ में दफना देते थे। तो ये कब्र में पाए गए। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखो, आप देख सकते हैं। महापाषाण कब्र मिली लोहे के सामान, ठीक है, ये देख रहे हो आप, है ना, माई और घोड़े के लिए जो है ना सामान होता है ना, ये वो है। और नीचे माई आप देख सकते हैं, कुल्हाड़ी है, कटार है, नीचे कटार दिख रहा है। तो ऑल दिस आर्टिकल्स फाउंड है ना विद द कब्र। अब ये अब देखेंगे कब्र से जो पुरातत्व मिले हैं। अब इस कब्र से क्या पता लगाया गया, पुरातत्वविदों ने इस कब्र के द्वारा क्या पता लगाया। तो पुरातत्व लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे, सामाजिक असमानता मतलब कि कैसे लोग किस आधार पे क्या थे, अमीर और गरीब, है ना। अब इस आधार पे कब्र को देखकर अमीरी और गरीबी का अनुमान कैसे लगाया जा सकता था, कि कौन सा व्यक्ति मतलब अमीर है, कौन गरीब है। तो वास्तव में पुरातत्व क्या मानते थे कि कंकाल के साथ जो चीजें मरे हुए व्यक्ति की नहीं होगी, स्वाभाविक है, जो मरेगा और उसी का समान होगा जो कंकाल के साथ है। तो क्या होता था, कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती थी। इस मानचित्र पृष्ठ में दो आप ब्रह्मगिरी को आप देखेंगे, ठीक है, ये पेज नंबर 13 पे, वहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और सट पाए गए। जबकि दूसरे कंकाल जो मिले हैं बाकी के, उसमें कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। तो जिस कब्र के में मिला है सोने के मनके, आप सोच सकते हो ना, तो सोने के मनके हैं वही 33 सोने के मनके, और एक कब्र में मिल रहा है मिट्टी के बर्तन। तो इससे क्या अनुमान लगता है कि ये वाला व्यक्ति जिसमें मिला है वो क्या होगा, अमीर होगा, ठीक है। और जिसमें केवल मिट्टी के बर्तन मिले वो क्या होगा, गरीब होगा। तो इस प्रकार जो है दफनाए गए लोगों से उनकी सोशल स्टेटस की डिफरेंसेस को पता चलता है, कि कुछ लोग अमीर थे और कुछ कौन थे, गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे, कुछ उनके सपोर्टर्स थे। तो ये कब्र देखकर अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक काल में सामाजिक असमानताएं भी थी, है ना, अमीर गरीब भी था उस समय। कुछ कब्रगाहें ऐसी मिली है देखो जो खास परिवारों के लिए भी थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। तो वो क्या दर्शाते हैं, वही दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पे अलग अलग समय पे दफनाया गया होगा, ठीक है। कि बाद में पहले मान ली कोई परिवार का एक व्यक्ति मर गया, उसको दफना दिया, ठीक है, उसके बाद है ना काफी कुछ समय बाद परिवार के दूसरे व्यक्ति मरा तो उसको वही वही पे दफना दिया। फिर नेक्स्ट फिर मरा तो उसको ही दफना दिया। तो ऐसे कई कब्र मिले हैं, ठीक है, कई महापाषाणों से। तो ऐसा जो है इसको पोर्ट होल के रास्ते वो लोग जाते थे अंदर और एक साथ सबको कब्र को दफना देते थे। और बाद में इसको जो है चिन्ह पता लगाने के लिए यहाँ पे गोलाकार जो है वो लोग कुछ इंडिकेटर्स ये चट्टान या कोई पत्थर लगा देते थे, जिससे पता चलता था कि हाँ यहाँ पे कब्र है। तो जहाँ लोग फिर से आकर के सबों को दोबारा दफनाया जा सके। तो ऐसे करके बहुत सारे कब्र भी एक साथ मिले हैं। इसका मतलब है कि कुछ खास लोगों का कब्र होगा, तो एक ही परिवार के लोग होंगे, हो सकता है राजा महाराजा या अच्छे पैसे वाले अमीर होंगे, जो सारे परिवार के लोग वहाँ पर दफनाए गए। अब देखो इनाम गांव में क्या मिला है, इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति का चित्र। अब ये है ना पेज आगे के चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में दिया हुआ मानचित्र 2 में आप इसको देखेंगे, है ना, पहले की वीडियो में भी है, इसमें इनाम गांव की बात हम लोगों ने की है। इसमें भी इनाम गांव को खोजेंगे आप। यहाँ पे भीमा की सहायक नदी, वहाँ पे भीमा नदी बहती है, वहाँ पे सहायक नदी के किनारे एक जगह है। इस जगह पर आज से 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ मिला है ना, कई कब मिले हैं। तो यहाँ वैश्य लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, है
ना वो सीधा लिटा देते थे और दफना देते थे। और इनका अब याद रखो सिर उत्तर की तरफ होता था और पैर है ना साउथ की तरफ। कई बार तो उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था और साथ में उनके बर्तन या खाने पीने के सामान जो भी होता था उनको सबके पास रख देते थे। कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं पुरातत्वविदों को। देखो क्या मिला है, एक आदमी को 5 कब्रों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया है। ऐसे मिले हैं पुरातत्वविदों को कुछ ना खुदाई से। तो बस्ती के बीच में बसा यह घर क्या है, गांव के सबसे बड़े घरों में से एक है। तो इस और साथ ही घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर बुरे हुए थे। तो इससे पता चलता है कि ये किसी सरदार का शव है ना, क्योंकि क्या दिख रहा है कि वो क्या है, उसके पास सब कुछ सामान है, ठीक है, उस संदूक में रखा गया है, उसको दफनाया गया है और बस्ती के बीच में ये बहुत बड़ा सा मकान है, बहुत बड़ा घर है। तो इस वजह से चलता अनाज का भी भंडार भी है। तो इनमें से लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि शायद ये किसी सरदार का कब्र होगा। तो ये कंकालों के अध्ययन से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इतिहासकारों को पुरातत्वविदों को पता चलती है ना, कि कंकाल को अध्ययन करके वो बहुत सारी चीज़ अनुमान लगाया कि वो अमीर है या गरीब है, ठीक है, वो स्त्री है, पुरुष है, वो बच्चा है या ठीक है बच्ची है। ये सब चीज़ों को भी आसानी से पहचाना जा सकता है। तो ये सब भी पता लगा लिया गया है कि किसका कंकाल है। तो कई बार ये समस्या भी होती है पहले की कंकाल में, क्योंकि पहले क्या होते थे, पुरुष भी आभूषण पहनते थे, महिलाएं पहनती थी। तो अक्सर जो है इस आधार पे जो है बहुत मुश्किल होता था पहचानना, ठीक है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या था कि महिलाएं जो होती थी ना, कुछ महिलाओं के जो कूल्हे होते थे ना, वो पुरुषों से बड़ा होता था, क्योंकि वह महिलाएं बच्चों को जन्म देती है। इसलिए जो है ना कूल्हों से जो है वह जो होता था कमर या कुल्हा से उससे पता लगाते थे कि ये लोग ये मेल है या फीमेल है। बट आज तो जो मॉडर्न है टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कंकाल को जो जेंडर जो निर्धारित करने का। तो आज से लगभग 2000 साल पहले आप देखो इसके बारे में बात कर ले। इस समय एक बहुत बड़े चरक चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, ठीक है। चरक जो है वह इसको आप याद रखोगे, उस समय बहुत बड़े, आज जिसको डॉक्टर कहते हैं ना, वो हिंदी में क्या बोलते थे, वैद्य बोला जाता है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग डॉक्टर आज आप कहते हो, चिकित्सक। तो इन्हीं चिकित्सा शास्त्र पर उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, चरक संहिता। तो अब याद रखिए चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, चरक संहिता, ठीक है, जो मेडिकल साइंस पे है ना उन्हें लिखा था। तो चरक कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। और आप देखोगे तो, और आधुनिक जो शरीर रचना विज्ञान है, मॉडर्न एनाटॉमी है, उसमें कितना है, 206, ठीक है। तो शायद बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं है, तो उन्होंने 360 बताया और अभी जो प्रेजेंटली जो है वो कितना होता है, 306 होता है। तो संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत है ना, जो हड्डी जो होते हैं, जोड़ और कार्टिलेज सबको जोड़कर बनाया होगा। तो लगभग उनका अनुमान बहुत ही सटीक था, सही था। तो चरक बहुत बड़े जो है चिकित्सा शास्त्री हुए थे, जिन्होंने चरक संहिता नामक जो है मेडिकल साइंस पे पुस्तक भी लिखी थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया है या कई बीमारी के इलाज के उपाय बताए हैं। अब है नेक्स्ट इमाम गांव के लोग, है ना। आपको जो नेक्स्ट आपका टॉपिक खुद में दिया है, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। कि इनाम गांव में जो है लोग क्या क्या काम करते थे उस समय में। तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, ठीक है, ये बीज मिले हैं। तब इसको याद कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनाम गांव में पुरा के लोग क्या क्या खाते थे। तो ये अनाज जो खाते थे, अरे ये अब तो इसको आप पढ़ लेना। साथ ही यहाँ पे कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। और ये कई हड्डियाँ जो मिली है, तो काटने के निशान भी मिले हैं। इससे क्या होता है कि यह इन्हें लोग खाते होंगे। तो गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, सांभर, चितकबरा, हिरन, मृगष्ट, मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, है ना, मछली की हड्डियाँ सभी पाई गई है ना। इतिहासकारों को सबकी हड्डियाँ मिली हैं। और ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि ये लोग और फल भी खाते थे, जिसमें बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ भी एकत्रित करके ये लोग खाते थे। तो ये कुछ जो है इनके खाने का, जो अनाज भी खाते थे ये लोग, ठीक है। ये लोग जो है मांस भी खाते थे, साथ ही साथ ये लोग जो है फल भी खाते थे। फल में क्या खाते थे, बेर, आंवला, जामुन, खजूर। तो ये 4 फ्रूट्स के भी नाम याद रखना, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये लोग क्या क्या खाते हो। तो इस आधार पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि राम गांव में लोगों के काम धंधे की सूची बनाओ। वो क्या करते थे, तो फसल उगाते थे, पशु पालते थे,
ठीक है, और फल फूल इकट्ठा करते थे जो वो खाते थे। और फिर सब लोग देख ले बच्चों, इस समय आपकी जो एल्सवेयर में दिया हुआ है एटलस में चीन को देखो, चीन एक बहुत बड़ा देश है, आप जानते हो। ठीक है, तो यहाँ भी इनके जो कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड लगभग एक ही साथ जब हमारा वैदिक काल चल रहा था, इसी पीरियड में 3500 साल पहले चाइना में भी, वहाँ भी लेखन कला का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमें मिलता है। और यहाँ पे जानवरों की हड्डियों पर ये लोग लिखते थे। ठीक है, जिन्हें भविष्यवाणी करने वाली जो फ्यूचर टेलिंग वाली जो हड्डियाँ मानी कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भविष्य बताती है। तो राजा लोग भी लिपिकारों से हड्डी पे सवाल लिखवाते थे, है ना, कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसल अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, और जब जब ये गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी, तो जो फ्यूचर टेलर होते थे ना, इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते। तो ये सर, ये मतलब हो सकता है मे बी कि भविष्यवक्ता क्या कभी गलती भी करते होंगे, बट ये उससे लोगों का ऐसी मान्यता थी, एक विश्वास था। ठीक है, और ऐसा वो लोग करते थे। तो ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे, और ये राजा लोगों ने काफ़ी पैसा इकट्ठा दौलत कर लिया था, जिसमें बहुत बड़े नक्काशी की हुई कांसे के बर्तन भी शामिल थे। लेकिन ये लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। तो क्योंकि कांसे के बर्तन ही मिले हैं, इसका मतलब है कि लोहे के बारे में लोग, चाइना वाले लोग 3500 साल पहले नहीं जानते थे। तो ये इतना इस चैप्टर में बस बच्चों इतना ही है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना, और इसके बाद में आप एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो उपयोगी शब्द है, इसको भी आप लिख लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।